तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, लोंग चैन की बातों को सुनने के बाद लुओ चैन जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि अच्छा तो तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। ठीक है, तो मुझे आप बताओ कि अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है। और इतना बोलते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो ओवर फाइनेंस के अंदर फायर को डालने लगता है। और अब फाइनेंस के गर्म होने के कारण जो लोंग चैन होता है वो भी बहुत ही फनी तरह से चिल्लाने लगता है। और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरे हाथ जल गए। और लोंग चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 3 घंटे बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि लोंग चैन की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। और वो चैन से बोलता है कि साइक लीडर, मुझे फील हो रहा है कि मैं ऐसी तरह रहा तो कुछ देर में मर जाऊँगा, इसीलिए प्लीज़ मुझे फाइनेंस से जो है वो बाहर आने दीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं ज़्यादा देर जो है वो और इस गर्मी को सह पाऊँगा। और लोंग चैन की इस बात को सुनने के बाद जो वो चैन होता है वो आराम से चाय पीते हुए उसे बोलता है कि वो अच्छा तुम्हें फील हो रहा है कि तुम यहाँ पर मरने वाले हो। और इतना बोलकर जो वो चैन होता है वो थोड़ी और फायर को बढ़ा देता है। फायर को बढ़ाते हुए बोलता है कि ठीक है, अब बताओ अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है। जो सुनकर बेचारा लोंग चैन जो होता है वो तो बहुत ही फनी सा फेस बनाकर बैठ जाता है और वो वहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता। और वहीं दूसरी तरफ जो वो चैन होता है वो दोबारा से फायर को बढ़ाते हुए बोलता है कि लो तुम्हारे लिए मेरे पास में एक गिफ्ट है। और इतना बोलते के साथ ही वो फाइनेंस के चारों तरफ फायर को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। और वहीं हम बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि सभी लोग जो होते हैं वो गेट के अंदर झांक झांक कर देख रहे होते हैं। और उनमें से एक बोलता है कि अरे जल्दी से मेरे रास्ते से हटो, मुझे भी अंदर देखने दो। तभी दूसरा बोलता है कि अरे मुझे तो धक्का मत दो। और उन लोगों की ऐसी हालत को देखने के बाद जो एल्डा वो होता है वो बोलता है कि सच में ये कितने एम्बेरस भरा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अंदर से जो लोंग चैन होता है उसके चिल्लाने की आवाज़ आती है। जो सुनकर फैटी जो होता है वो बोलता है कि सेक्ट लीडर ने तो कहा था कि वो यहाँ पर पिल को रिफाइन करने वाले हैं, लेकिन क्या पिलो के साथ में वो ब्रदर लोंग को भी रिफाइन कर रहे हैं। जो सुनते के साथ ही जो ग्रेट एल्डर होता है वो भी बोलता है कि जब सेक्ट लीडर कुछ किया करते थे तो मुझे थोड़ा बहुत अंदाज़ा हुआ करता था कि वो इस बार क्या करने वाले हैं, लेकिन सच बताओ तो इस बार मुझे खुद अंदाज़ा नहीं कि जो सेक्ट लीडर है वो क्या कर रहे हैं। जो सुनते के साथ ही अब जो फायर डीमन होता है वो भी चुपचाप वहाँ से निकलने लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि जो सेक्ट लीडर है वो तो सच में बहुत ही ज़्यादा क्रूअल है, इसीलिए मेरे लिए सही यही रहेगा कि मैं सेक्ट लीडर से दूर रहूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो 5 घंटे बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि लुओ चैन जो होता है वो लोंग चैन से पूछता है कि लोंग चैन क्या तुम अभी भी जिंदा हो। जो सुनते के साथ ही लोंग चैन जो होता है वो बोलता है कि मैं इस बार कुछ भी नहीं बोलने वाला, मैं इस तरह से प्रिटेंड करूंगा कि मैं यहाँ पर मर चुका हूँ, क्योंकि अब जो साइड लीडर है वो मुझसे प्यार नहीं करते, वो मुझे इसी के अंदर ही रखना चाहते हैं। और इतना बोलते के साथ ही लोंग चैन बहुत ही प्यारा सा मासूम चेहरा बनाकर बैठ जाता है। और अब जो वो चैन होता है वो लोंग चैन से बोलता है कि बहुत बढ़िया, ये इतना बेकार भी नहीं था, अब तुम यहाँ पर फायर की रियल मीनिंग जो है उसे समझ चुके हो, तो इसीलिए तुम पूरी तरह से तैयार हो। अब मैं यहाँ पर तुम्हें ड्रैगन लैंग्वेज के अंदर कुछ बताने वाला हूँ और मैं चाहूँगा कि तुम इस शब्द को बिल्कुल ध्यान से सुनो, क्योंकि याद रखना कि अगर तुमने इसे ध्यान से नहीं सुना तो तुम्हें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वो चैन होता है वो ड्रैगन लैंग्वेज में वहाँ पर कुछ बोलने लगता है। जो सुनकर जो लॉन्ग चैन होता है उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो चैन से बोलता है कि सेक्ट लीडर आपने यहाँ पर जो कुछ भी बोला मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि आपने यहाँ पर क्या बोला है। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी समझ में आया है या नहीं समझ में आया है, जो मैंने यहाँ पर बोला है तुम्हें उसे टोटल 3 बार जो है वो यहाँ पर रिपीट करना है। और लुओ चैन की इस बात को सुनते के साथ ही जो लोंग चैन होता है वो भी लुओ चैन के द्वारा बोले गए शब्दों को 3 बार रिपीट करने लगता है। और उसके ऐसा करते के साथ ही हम देखते हैं कि फाइनेंस के अंदर से एकदम से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है, जिसे देखने के बाद लुओ चैन जो होता है वो बोलता है कि ये इतना बुरा भी नहीं है, ये तो काफ़ी जल्दी रिस्पॉन्स करने लगा। मैं यहाँ पर इस चीज़ को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि यहाँ पर तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कैसी होने वाली है। और लुओ चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देख पाते हैं कि फाइनेंस के अंदर से एकदम जो होता है वो ड्रैगन निकल कर बाहर आ जाता है, जो कि आसमान की तरफ चिल्लाते हुए जाने लगता है। और कुछ ही पलों में वो वहाँ पर जो पैलेस होता है उसे तोड़कर बाहर आ जाता है। और अब लोंग चैन के ऐसे ड्रैगन वाले रूप को देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए सभी के सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं, जिसे देखने के बाद जो फैटी होता है वो भी शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे अपनी आंखों पर जो है वो यकीन नहीं हो रहा, सेक्ट लीडर जो थे उन्होंने ब्रदर लोंग चैन को यहाँ पर ड्रैगन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो पिल पवेलियन के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो लोंग चैन होता है वो फर्नेस के अंदर से निकलकर बाहर आने लगता है, जहाँ पर कि उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा बेकार होती है। और वो बाहर आते हुए बोलता है कि सच में ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक था, एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि मैं पूरी तरह से जलने वाला हूँ अगर मैं कुछ और देर इस फर्नेस के अंदर रहता तो।
जो सुनते के साथ ही लो चैन जो होता है वो लोंग चैन को बताता है कि तुम्हारी ड्रैगन क्वालिफिकेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। इसका मतलब तुम जियाओ यिंग के यहाँ पर 9th जनरेशन के डिसेंडेंट हो। और 9th जनरेशन का जो डिसेंडेंट होता है ड्रैगन का वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। और इसी के साथ में मैं यहाँ पर तुम्हारे ब्लड के अंदर जो ट्रू फियोनिक्स ब्लड है उसे भी महसूस कर पा रहा हूँ। उसके मतलब तुम्हारे पास में ट्रू फियोनिक्स ब्लड लाइन भी है, जिसका मतलब ये साफ है कि जो तुम्हारी मदर थी वो ट्रूफियोनिक्स ब्लड लाइन को पोजेस किया करती थी। उसी के कारण ही तुम्हारे पास में ट्रूफियोनिक्स ब्लड लाइन आई है। और चूंकि अब जो तुम्हारी ब्लड लाइन है वो पूरी तरह से अवेकन हो चुकी है तो अब तुम्हें जो है मल्टीफायर पाथ है उसे यहाँ पर कल्टीवेट करना होगा। और तुम्हारी फ्यूचर अचीवमेंट जो है वो पक्का यहाँ पर जो जियाओ यिंग था उसी के जैसे होने वाली है। लेकिन हम देखते हैं कि लॉन्ग चैन तो यहाँ पर जो लुओ चैन होता है उसकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। वो लुओ चैन से रोते हुए बोलता है कि सेक्ट लीडर जो बातें करनी है बाद में कर लेना, प्लीज़ मुझे पहले पानी दीजिए क्योंकि मेरा गला सूख रहा है। और इतना बोलते के साथ ही जो लॉन्ग चैन होता है वो धड़ाधड़ कर पानी पीना शुरू कर देता है। और जो लुओ चैन होता है वो लॉन्ग चैन से बोलता है कि ठीक है तुम थोड़ी देर जो है वो रेस्ट कर लो, उसके बाद हम लोग जो है वो पिलो को रिफाइन करना शुरू करेंगे। क्योंकि जो तुम्हारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी अब वो रिस्ट्रिक्शन जो है वो हट चुकी है। इसीलिए मुझे लगता है कि अब तुम जो फायर टेक्निक है उसे परफॉर्म कर सकते हो। तो तुम यहाँ पर अपनी फायर टेक्निक जो है उसे परफॉर्म कर क्यों नहीं देखते। जो सुनते के साथ ही लॉन्ग चैन जो होता है वो भी इस चीज़ के लिए तैयार हो जाता है और वो बोलता है कि ठीक है तो मैं ट्राई कर ज़रूर देखना चाहूँगा। और इतना बोलते के साथ ही जो लॉन्ग चैन होता है वो अपनी फायर को फर्नेस के अंदर डालने लगता है। और ख़ुद को इस तरह से फायर को शूट करता हुआ देखने के बाद लॉन्ग चैन भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और वो खुश होते हुए बोलता है कि सेक्ट लीडर अब तो मैं यहाँ पर जो फ्लेम है उसे शूट कर पा रहा हूँ, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह की चीज़ को कर पाऊँगा। जो सुनकर अब लुओ चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो फायर बीस्ट है उसके पास में भी वैसे फायर एट्रीब्यूट की पावर है, लेकिन उसकी फायर जो है वो पिलो को रिफाइन करने के लिए अच्छी नहीं है क्योंकि उसके पास में किलिंग अर्थ फायर है। और वहीं अगर दूसरी तरफ बात की जाए लॉन्ग चैन की तो जो लॉन्ग चैन है उसने यहाँ पर जिस प्रकार की अपनी फायर को अवेकन किया है उसे डिवाइन फायर जो है वो कहा जाता है, जो कि पिलो को रिफाइन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल होती है। और लुओ चैन की इतना सोचते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो एक दिन बाद पर आ जाता है जहाँ पर कि लॉन्ग चैन अभी भी पिलो को रिफाइन कर रहा होता है। लेकिन तभी एकदम से फाइनेंस के अंदर से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो निकलने लगती है, जिसे देखते के साथ ही लॉन्ग चैन जो होता है वो खुश होते हुए लुओ चैन से बोलता है कि सेक्ट लीडर मुझे लगता है कि पिले जो है वो रिफाइन हो चुकी है क्योंकि फाइनेंस के अंदर से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फ्रैगमेंट जो है वो आ रही है। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो लॉन्ग चैन से बोलता है कि ठीक है जो फाइनेंस है उसे ओपन करो, चलो देखते हैं कि आखिर तुमने किस तरह की पिले जो है उन्हें रिफाइन किया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू थोड़ी देर बाद पर आ जाता है जहाँ पर कि सभी लोग वहाँ पर आ चुके होते हैं। और अब जो ग्रेट एल्डर होता है वो उस पिल को देखते हुए बोलता है कि क्या ये फैटल रीबर्थ पिल है, क्योंकि ये तो देखने में ज़्यादा अच्छी जो है वो नहीं लग रही है। जो सुनते के साथ ही जो फैटी होता है वो भी बोलता है कि सेक्ट लीडर ये पिल जो है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क है और इसी के साथ में इसके अंदर स्पेशल एनर्जी का फ्लैक्चुएशन भी बहुत ही ज़्यादा कम है। तो सेक्ट लीडर क्या आपको सच में लगता है कि इस पिल को हमें खाना चाहिए। जो सुनते के साथ ही लॉन्ग चैन को फैटी के ऊपर थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो उसे पिल को छीनते हुए उसे बोलता है कि अगर तुम इस पिल को नहीं खाने वाले हो तो चुपचाप इसे मुझे दो, क्योंकि सबसे पहले इस पिल को मैं खाऊंगा। इस पिल को मैंने यहाँ पर रिफाइन करने के लिए दिन रात मेहनत की है, तो इसीलिए सबसे पहले इसे खाकर मैं ही इसके स्वाद को चेक करूँगा। और इतना बोलकर जैसे ही लॉन्ग चैन उस पिल को खाता है तो वो एकदम से ब्रेक थ्रू कर लेता है और हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर से भी काफ़ी ज़्यादा ऑरा रिलीज होता है, जिसे देखने के बाद अब लॉन्ग चैन भी बहुत ही ज़्यादा शौक होते हुए बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने फैटल रीबर्थ के 3rd स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर लिया, जिस पर कि पिछले में 2 सालों से रुका हुआ था। और अब लॉन्ग चैन को इतनी आसानी से ब्रेक थ्रू करता हुआ देखने के बाद जो एल्डर वू और जो ग्रेट एल्डर होता है वो दोनों भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि सच में ये तो अमेजिंग है। और इतना बोलकर अब जो ग्रेट एल्डर होता है वो लुओ चैन के पास में आने के बाद उसे बोलता है कि सेक्ट लीडर अगर ये पिले जो है वो अपने सेक्ट के अंदर सभी डिसाइपलों को देते हैं तो हमारे सेक्ट की जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो सुनते के साथ ही जो एल्डर वो होता है वो भी बोलता है कि इस स्टेज को देखने के बाद अब मुझे थोड़ा और कॉन्फिडेंस जो है वो आ चुका है दोनों डीमन सेक्टों के ऊपर अटैक करने के लिए। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ठीक है यहाँ पर 1% जो है वो इनमें से टोटल 10 पिले ही जो है वो यहाँ पर एब्जॉर्ब कर सकता है। 10 पिले खाने के बाद ये पिले जो है वो उसके लिए बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं रहेगी। और इससे अलग मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि जो फैटल रीबर्थ पिल है वो ज़्यादातर यहाँ पर यूज़ की जाती है ताकि QI कल्टीवेशन रियलम के कल्टीवेटर जो है वो फैटल रीबर्थ रियलम पर ब्रेक थ्रू कर सके, तो इसीलिए ये फैटल रीबर्थ रियलम के कल्टीवेटरों के लिए ज़्यादा यूज़फुल नहीं होती। और लुओ चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारी का सीन देखते हैं जहाँ पर कि ग्रेट एल्डर और जो लॉन्ग चैन होते हैं वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, जिसके बाद अब जो ग्रेट एल्डर होता है वो हंसते हुए बोलता है कि मैं मानता हूँ कि लॉन्ग चैन जो सेक्ट लीडर थे उन्होंने यहाँ पर तुम्हें फाइनेंस के अंदर अपॉर्चुनिटी दी जिसका तुम अपने ड्रैगन सोल जो है उसे अवेकन कर पाए हो।
और तुम फैटल रिबर्थ रियलम के थर्ड स्टेज पर भी जा चुके हो, लेकिन तुम्हें नहीं बोलना चाहिए कि मेरी स्ट्रेंथ जो है वो तुमसे कई गुना ज़्यादा है। मैं फैटल रिबर्थ रियलम के इस टाइम पर 9 स्टेज की पीक पर हूँ, और चूंकि जो तुम्हारी कल्टीवेशन है वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा कम है, तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर शुरू में चांस जो है वो देने वाला हूँ। तुम शुरू में यहाँ पर मेरे ऊपर अटैक जो है वो कर सकते हो। मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा, तो पहले अटैक करने की यहाँ पर तुम्हारी बारी है। जो सुनता के साथ ही लॉन्ग चैन जो होता है वो भी अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर ग्रेट एल्डर खुद ही इस चीज़ की परमिशन दे रहे हैं तो अब मैं भी यहाँ पर बिल्कुल भी पोलाइट जो है वो नहीं होऊंगा। जो सुनकर ग्रेट एल्डर जो होता है वो भी अपनी पंच को तैयार करते हुए बोलता है कि क्या यही तुम्हारा अटैक है? सच बताओ तो मुझे देखने में जो तुम्हारा ये अटैक है ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर लग रहा है। और ग्रेट एल्डर के इतना बोलते के साथ ही हम देख पाते हैं कि लॉन्ग चैन का जो अटैक था वो एकदम से एक बहुत ही बड़ी ड्रैगन में बदलकर सीधे जो ग्रेट एल्डर होता है उसकी तरफ चिल्लाते हुए आने लगता है। और अब अपने सामने ऐसी पावरफुल अटैक को देखने के बाद शो ग्रेट एल्डर होता है वो भी एक पल के लिए बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो बचने के लिए कुछ कर पाता, लॉन्ग चैन का अटैक जो होता है वो सीधे आकर ग्रेट एल्डर से टकराता है। और लॉन्ग चैन के उस अटैक के टकराने के कारण हम देखते हैं कि ग्रेट एल्डर जो होता है वो वहीं ज़मीन पर गिरकर नॉकआउट हो जाता है। और अब ग्रेट एल्डर को इस तरह से नॉकआउट होता हुआ देखने के बाद जो फैटी होता है वो भी सरप्राइज होते हुए बोलता है, ब्रदर लॉन्ग चैन जो है वो तो सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं। उन्होंने यहाँ पर ग्रेट एल्डर को हरा दिया, जबकि ग्रेट एल्डर जो थे वो फेटल रिबर्थ के 9th स्टेज पर थे। और वहीं अगर बात की जाए लॉन्ग चैन की, तो लॉन्ग चैन की कल्टीवेशन जो है वो ग्रेट एल्डर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम है। तो क्या ऐसा इसीलिए हो पाया है क्योंकि जो सेक्ट लीडर थे उन्होंने यहाँ पर लॉन्ग चैन को पिल के फर्नेस के अंदर रिफाइन किया था। और इतना बोलकर अब जो फैटी होता है वो वहाँ से जाने लगता है, वहाँ से जाते हुए बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दे सकता हूँ। और अब वो फैटी को वहाँ से ऐसे जाता हुआ देखने के बाद जो किनपिंग होती है वो उसे बोलती है कि क्या हुआ, तुम कहाँ पर जा रहे हो? जो सुनकर फैटी जो होता है वो किनपिंग से बोलता है कि मैं यहाँ पर सेक्ट लीडर के पास में जा रहा हूँ ताकि मैं सेक्ट लीडर से पूछ सकूँ कि क्या वे मुझे भी फाइनेंस के अंदर रिफाइन करने के बाद पावरफुल बना सकते हैं। और फैटी ये इतना बोलते के साथ ही जो ग्रेट एल्डर होता है वो भी एकदम से खड़ा हो जाता है, और वो खड़ा होते हुए बोलता है कि 1 मिनट रुको, मैं भी तुम्हारे साथ में चल रहा हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब जो ग्रेट एल्डर होता है वो भी गुस्से में वहाँ से जाने लगता है, वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ये सभी ब्रैट जो है वो यहाँ पर पावरफुल बन रहे हैं, तो फिर मैं आखिर कैसे शांत रह सकता हूँ? मैं ग्रेट एल्डर हूँ, मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग की बात है, इसीलिए मुझे सेक्ट एल्डर से पूछना होगा कि क्या वे मुझे भी पावरफुल बना सकते हैं। और ग्रेट एल्डर के इतना बोलते ही हमारा व्यू थोड़ी देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि सभी लोग जो होते हैं वो लुओ चैन के सामने खड़े होते हैं। और जो लुओ चैन होता है वो उन लोगों से बोलता है कि चलो अब वॉर को स्टार्ट होने में अभी भी थोड़ा टाइम जो है वो बाकी है, जब हम डीमन सेक्टों के ऊपर अटैक करेंगे। और अगर बात की जाए हमारे सेक्ट के सभी ऑर्डिनरी डिसाइबल होगी, तो सभी ने यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया है, तो इसीलिए अब टाइम आ चुका है यहाँ पर हमारे सेक्ट की जो मेन स्ट्रेंथ है उसे बढ़ाने का। जो सुनते के साथ ही जो फैटी होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो खुश होते हुए बोलता है कि सीनियर ब्रदर फाइनली आपको हमारे बारे में ख्याल आ ही गया। जो सुनते के साथ ही जो एल्डर वो होता है वो चैन से बोलता है कि सेक्ट लीडर मुझे डर है कि ये चीज़ जो है वो इतनी आसान नहीं होने वाली, क्योंकि मेरी और अगर ग्रेट एल्डर की बात की जाए तो हम फैटल रिबर्थ रियलम के 9th स्टेज पर पिछले कई सालों से रुके हुए हैं, और हम कभी भी ओवरलोड रियलम पर ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए। जो सुनकर ग्रेट एल्डर जो होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैंने और एल्डर वो ने पता नहीं कितने कितने प्रकार के मेथड जो है उन्हें यूज किए, हम उन मेथडों को यूज कर 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 थक चुके हैं, लेकिन हम लोग जो है वो यहाँ पर ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए। जो सुनते के साथ ही अब लुओ चैन जो होता है वो भी अपनी सीट से खड़ा हो जाता है, और वो उन लोगों से बोलता है कि देखो, ओवरलोड रियलम पर ब्रेक थ्रू करने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है: कल्टीवेशन, टेक्निक, क्वालिफिकेशन और रिसोर्सेज। और हमारे सेक्ट के अंदर यहाँ पर जितनी भी कल्टीवेशन की टेक्निक है, मैंने उन सभी कल्टीवेशनों को पढ़ा है जो कि ओवरलोड रियलम पर ब्रेक थ्रू करने के लिए काफ़ी होती है, लेकिन मैंने उन टेक्निकों को देखा और मुझे पता लगा कि वे सभी के सभी इनकम्प्लीट है, और यही कारण है कि इतने लंबे टाइम तक भी तुम लोग यहाँ पर ब्रेक थ्रू जो है वो नहीं कर पाए हो। लेकिन तुम लोगों को यहाँ पर टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें कंप्लीट टेक्निक जो है वो ओवरलोड रियलम पर ब्रेक थ्रू करने की पास ऑन करने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही ग्रेट एल्डर जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो खुश होते हुए लुओ चैन से बोलता है कि सेक्ट लीडर, पिछली बार जब आपने ग्रेट रिवर सेक्ट के पैट्रीज को किंग डाउ रियलम पर ब्रेक थ्रू करने की कंप्लीट टेक्निक दी थी, तो मैं उसी टाइम पर समझ गया था कि आपके पास में ओवरलोड रियलम पर ब्रेक थ्रू करने की कंप्लीट टेक्निक भी ज़रूर होगी। तो इसीलिए सेक्ट लीडर जल्दी से हमें वो टेक्निक जो है वो पास ऑन कर दीजिए, क्योंकि अब हम लोग जो है वो और इंतज़ार नहीं करना चाहते हैं, हम लोग जो है वो जल्दी से ओवरलोड रियलम पर ब्रेक थ्रू करना चाहते हैं। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि हमें यहाँ पर बिल्कुल भी जल्दबाजी जो है वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वॉर को स्टार्ट करने में 1 महीने से भी कम का टाइम जो है वो रह गया है, और इससे पहले हो सकता है कि जो दोनों डीमन सेक्ट है वो भी हमारे सेक्ट के ऊपर अटैक कर दे, तो इससे कम भी टाइम हो सकता है। और अगर बात की जाए यहाँ पर तुम लोगों की क्वालिफिकेशन की, तो तुम लोगों की क्वालिफिकेशन को देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं तुम लोगों को यहाँ पर कंप्लीट टेक्निक भी दे दूँ तो इतने कम टाइम में तुम लोग जो है वो ओवरलोड रियलम पर ब्रेक थ्रू जो है वो नहीं कर पाओगे।
जो सुनते के साथ ही एल्डर वो जो होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि सेक्ट लीडर आप कहना क्या चाहते हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या इसका मतलब ये है कि हम लोग जो है वो ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएंगे। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उनसे बोलता है कि जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि यहाँ पर ओवरलॉर्ड रियलम पर ब्रेक थ्रू करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कल्टीवेशन टेक्निक, क्वालिफिकेशन और रिसोर्सेज। और चूंकि यहाँ पर कल्टीवेशन टेक्निक और क्वालिफिकेशन काम नहीं कर रही तो इसीलिए अब तुम लोगों को ओवरलॉर्ड रियलम पर ब्रेक थ्रू कराने का केवल एक ही तरीका है और वो है रिसोर्सेज। जो सुनते के साथ ही जो ग्रेट एल्डर होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि लेकिन सेक्ट लीडर आप भी जानते हो कि जो हमारा लिंक जो सेक्ट है वो कितना ज़्यादा गरीब है, हमारे पास में इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम लोग ओवरलॉर्ड रियलम पर ब्रेक थ्रू कर पाए। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उनसे बोलता है कि ठीक है, मुझे बताओ कि जो 9 मून अबेस है क्या वो कुछ टाइम पहले ओपन हुआ है। और अब 9 मून अबेस का नाम सुनते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो एक दूसरे के चेहरे को देखने लगते हैं और वे एक दूसरे की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि 9 मून अबेस आखिर ये क्या होता है। सेक्ट लीडर हमने तो आज से पहले इस पैलेस के बारे में कभी भी नहीं सुना। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उनसे बोलता है कि ठीक है, व्हाइट क्लाउड सीक्रेट रियलम या फिर गोस्ट सिटी सीक्रेट रियलम, क्या तुमने इन दोनों सीक्रेट रियलम के बारे में कुछ सुना है कि ये ओपन होने वाले हैं या फिर ये कहाँ पर है। और उन दोनों सीक्रेट रियलम का नाम सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी एल्डर जो होते हैं वो बहुत ही फनी तरह से अपने सर को नाम में हिला देते हैं। जो सुनकर अब लुओ चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये पहले जो हुआ करते थे ये इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज पाया जाया करते थे और इवन की हेवनली ट्रेजर भी इनके अंदर उपलब्ध थे और ये लिंक जो सेक्ट से ज़्यादा दूर भी नहीं थे। तो फिर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि 10,000 साल बीत गए लेकिन अब कोई भी उसके बारे में जो है वो नहीं जानता है। क्या इसका मतलब ये है कि उन पैलेसों के ऊपर किसी और ने कंट्रोल कर लिया या फिर वे सभी लोगों की नज़रों से छुप चुके हैं। और इतना सोचकर अब लुओ चैन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ये पैलेस जो है वो अभी भी यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये काफ़ी दुख की बात है कि तुम में से कोई भी जो है वो उनके बारे में नहीं जानता है, तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पर इन सीक्रेट पैलेसों के बारे में एक्सप्लेनेशन देकर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो इसीलिए मुझे तुम ये बताओ कि क्या तुम में से कोई ऐसे सीक्रेट रियलम को जानता है जो कि आसपास में मौजूद हो और जहाँ पर कल्टीवेशन के रिसोर्सेज भी उपलब्ध हो। और अब लुओ चैन की इस बात को सुनते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो भी थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं। तभी जो एल्डर वो होता है वो बोलता है कि हाँ, एक ऐसी जगह है जिसे के बारे में मैं जानता हूँ। जो सुनते के साथ ही ग्रेट एल्डर जो होता है वो एल्डर वो से बोलता है कि ब्रदर एल्डर जल्दी से बताइए कि वो आखिर कौन सी जगह है, क्योंकि जो सेक्ट लीडर है उन्हें यहाँ पर ट्रेजरों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और हमें अगर कल्टीवेशन रिसोर्सेज मिलते हैं तो इससे हमारे लिंक जो सेक्ट की स्ट्रेंथ और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो सुनते के साथ ही ग्रेट एल्डर जो होता है वो उनसे बोलता है कि स्वॉर्ड इमोर्टल कंपटीशन, और मुझे यकीन है कि तुम सभी लोग जो है वो उसके बारे में अच्छे से जानते होगे क्योंकि हमारे सेक्ट के स्टूडेंट ने वहाँ पर बहुत ही अच्छे से परफॉर्मेंस जो था वो किया था, जो कि कोई और नहीं बल्कि यून ही था, जिसने कि वहाँ पर यंग जनरेशन के सभी डिसाइपलों को हराने के बाद वहाँ से यंग स्वॉर्ड इमोर्टल का टाइटल जो था वो प्राप्त किया था। जो सुनकर ग्रेट एल्डर जो होता है वो बोलता है कि एल्डर ब्रदर, क्या आप स्वॉर्ड इमोर्टल कंपटीशन के बारे में बात कर रहे हो? उसके बारे में मैंने सुना है कि जो स्वॉर्ड इमोर्टल कंपटीशन होता है वो 10 सालों में एक बार कराया जाता है। जो सुनकर एल्डर वो जो होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, 3 महीने पहले मुझे वहाँ से मैसेज जो था वो प्राप्त हुआ था, लेकिन मैंने यहाँ पर किसी को भी इसीलिए नहीं बताया क्योंकि सभी लोग जानते थे कि हमारे लिंक जो सेक्ट की जो स्ट्रेंथ थी वो कितनी ज़्यादा बेकार थी, तो इसीलिए मैं वहाँ पर कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करने से डर रहा था। क्योंकि बात की जाए इस कंपटीशन की तो इस कंपटीशन के अंदर केवल चीफ डिसाइबल जो होता है वही पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन उस टाइम पर हमारे सेक्ट के अंदर ना तो कोई चीफ डिसाइबल था और ना ही कोई टैलेंटेड डिसाइबल था जो कि इस कंपटीशन के अंदर जाकर पार्टिसिपेट कर सके, तो इसीलिए वहाँ पर जाना हमारे लिए पूरी तरह से वेस्ट था। जो सुनते के साथ ही ग्रेट एल्डर जो होता है वो एल्डर वो से बोलता है कि ब्रदर एल्डर, मैं आपकी बात को तो समझ गया कि जो स्वॉर्ड इमोर्टल कंपटीशन है वो यहाँ पर फाइटिंग का होता है, लेकिन क्या इससे हमें यहाँ पर रिसोर्सेज प्राप्त हो सकते हैं क्योंकि हमारे सेक्ट को यहाँ पर रिसोर्सेजों की ज़रूरत है। जो सुनकर एल्डर वो जो होता है वो उसको बताता है कि जो सेक्ट भी वहाँ पर टॉप 3 का जो पैलेस होते हैं उन्हें जीत लेता है तो उसे यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो इमोर्टल ओरिजिन सीक्रेट रियलम जो है उसके अंदर एंटर कर सकता है। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो ग्रेट एल्डर होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या इमोर्टल ओरिजिन के सीक्रेट रियलम जो है वो सच में ओपन होने वाला है। जो सुनते के साथ ही जो अर्थ बीस्ट होता है वो बोलता है कि इस इमोर्टल ओरिजिन सीक्रेट रियलम के बारे में मैंने सुना है कि ये सीक्रेट रियलम जो है उसे एक लेजेंड इमोर्टल वर्ल्ड के अंदर से लेकर आया था, क्योंकि वो लेजेंड चाहता था कि सभी कल्टीवेटरों को इमोर्टलिटी का चांस जो है वो देना चाहिए। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि उस सीक्रेट रियलम के अंदर यहाँ पर इमोर्टल रिसोर्सेज भी मौजूद है। और अगर बात की जाए वहाँ के रिसोर्सेज होगी तो वे रिसोर्सेज जो है वो इतने ज़्यादा पावरफुल है कि वो मरे हुए को भी दोबारा से लाइफ में लेकर आ सकते हैं। और केवल इतना ही नहीं, उनका कल्टीवेशन के ऊपर इफेक्ट जो होता है वो भी सच में बहुत ही ज़्यादा होता है। जो सुनकर फायर बीस्ट जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि ये इमोर्टल ओरिजिन रिसोर्सेज तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, अगर हमें इनमें से यहाँ पर एक भी रिसोर्सेज मिल जाता है तो इससे हमारी कल्टीवेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी।
और इतना बोलकर अब जो फायर बीस्ट होता है वो लो चैन से बोलता है कि सैक लीडर, मुझे लगता है कि हम लोगों को वहाँ पर जाना ज़रूर चाहिए। जो सुनते के साथ ही अब जो लो वो चैन होता है वो सभी लोगों को वहाँ से लेकर जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो फिर स्वॉर्ड इमोर्टल कंपटीशन के अंदर चलते हैं। और अब लो चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।